हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नैंसू क्लासेस एंड दिस इज़ नईश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज की ये वीडियो आप सभी के लिए हिस्ट्री की मैराथन क्लास है। आप सभी चाहते थे कि एग्ज़ाम से पहले एक बार हिस्ट्री का मैराथन हो जाता तो आप सभी को सारी चीज़ें रिकॉल हो जाती, और आप सभी को मैंने हिस्ट्री बहुत ही अच्छे से पढ़ाई हुई है तो आपको सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप लोग बस इस वीडियो को मज़े से पढ़िए, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठिएगा। जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं या पहली बार पढ़ रहे हैं तो उसको आप पॉइंट के फॉर्म में लिख लीजिएगा, और एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार रिविज़न ज़रूर करके जाइएगा। अभी सभी लोग कमेंट करके बताएं क्या आप सभी लोग रेडी हैं तो आज की मैराथन क्लास शुरू की जाए। जल्दी से कमेंट करके बताइए सभी लोग रेडी हैं। आप सभी लोग चलिए, अभी मोस्टली लोगों के कमेंट्स आने लगे हैं। सब लोग रेडी हैं, शुरू किया जाए आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है। तो शेर ए बलिया के नाम से जो है आपके चित्तू पांडे जी को जाना जाता है। किसको? चित्तू पांडे जी को जाना जाता है। ये जो चित्तू पांडे जी हैं इनको शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ इन्होंने 1942 में, कब? 1942 में आपका भारत छोड़ो आंदोलन जो था, भारत छोड़ो आंदोलन, तो इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में इन्होंने समानांतर सरकार की जो है स्थापना की थी। किसकी? समानांतर सरकार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपके चित्तू पांडे जी के द्वारा ही की गई थी। कहाँ पर? बलिया में की गई थी, याद रखिएगा। और इनको शेर बलिया के नाम से जाना जाता है, चित्तू पांडे जी को। ठीक, समझ आया? मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, और आपको आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा आपको देखिए, मैंने सारी चीज़ें पढ़ाई हुई हैं तो सारी चीज़ें आपको आ रही होंगी समझ में। ठीक, पहला क्वेश्चन है, अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद के.एम. मुंशी ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की थी। तो हमारे जो अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी हैं और शिक्षाविद हैं के.एम. मुंशी जी, एक लेखक भी हैं आपके जिनका नाम है कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी, जिनको आप क्या कहते हैं? के.एम. मुंशी कहते हैं। तो भाई इनका पूरा नाम याद रखिएगा, कन्हैया लाल माणिकलाल। ठीक है, माणिकलाल, कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी। ठीक, तो इनके द्वारा जो है आपका जो संगठन है जिसकी स्थापना की गई थी वो है भारतीय विद्या भवन। किसकी स्थापना की गई थी? भारतीय विद्या भवन की स्थापना की गई थी। 1938 में इसकी स्थापना की गई थी आपके जो है कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी जी के द्वारा, जिन्हें आप के.एम. मुंशी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। आपका क्वेश्चन ये है, बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो आप सभी को ये भी पता होगा कि इसको किस अन्य नाम से जाना जाता है। मैंने आपको बताया था, बाल विवाह अवरोध या निषेध जो आपका अधिनियम है जो कि आपके 1929 में आया था, इसे हम शारदा अधिनियम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? शारदा अधिनियम के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, हरविलास शारदा के प्रयासों से आपका बाल विवाह निषेध अधिनियम बना था, जिसमें लड़कों की विवाह की आयु, किसकी? लड़कों की विवाह की आयु अगर देखी जाए, लड़कों की विवाह आयु कितनी बताई गई थी? तो इसमें जो विवाह की आयु बताई गई थी वो 18 ईयर बताई गई थी। और जो लड़कियां थीं, लड़कियां की आयु कितनी बताई गई थी? तो लड़कियों की जो आयु बताई गई थी वो 14 ईयर्स बताई गई थी। कितनी? 14 ईयर्स। ये जो आपका अधिनियम है ये लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में पारित हुआ था। तो ये पूछा जाता है किसके कार्यकाल में बाल विवाह आपका जो अवरोध अधिनियम है, निषेध अधिनियम है, निरोध अधिनियम पारित हुआ था। तो किसके टाइम पर हुआ था? वायसराय लॉर्ड इरविन, वायसराय लॉर्ड इरविन के समय पर आपका ये जो अधिनियम है ये आपका इनके कार्यकाल के टाइम पर पारित हुआ था। ये याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है आपसे। ठीक, मूव करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगला है आपसे भारतीय तिरंगे में जो आपका भारतीय तिरंगा है, इसमें अशोक चक्र जो है आपका, अशोक चक्र में आपका कौन सा रंग है? तो बताइए, अशोक चक्र का रंग कौन सा है तिरंगा में? तो आपका गहरा नीला है। कैसा है? गहरा नीला है। भारतीय तिरंगा जो हमारा ध्वज है इसमें अशोक चक्र का जो रंग है वो गहरे नीले कलर का होता है। संविधान सभा द्वारा, ध्यान से सुनिएगा, 22 जुलाई, कब? 22 जुलाई 1947। देखिए, मैराथन क्लास का मतलब होता है रिवीजन, क्योंकि आप सभी चीज़ें पढ़ चुके हैं, और जिसने पढ़ा ही नहीं होगा तो मैराथन का भी कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो आप रिकॉल करने की कोशिश करिए चीज़ों को जो मैंने पढ़ाया है। तो मैंने बताया है कि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। किसके द्वारा? हमारी संविधान सभा के द्वारा। कब अपनाया गया था? संविधान सभा के द्वारा हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, है ना। भारतीय तिरंगे में जो चौड़ाई और
जो आपकी लंबाई का अनुपात है किसका, चौड़ाई और लंबाई का जो अनुपात है, ध्यान रखिएगा 2:3 है। किसका, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, ठीक है, 2:3 है। भारतीय तिरंगे की पट्टियों में आपका केसरिया कैसा कलर होता है, केसरिया, सफ़ेद, केसरिया, फिर आपका सफ़ेद होता है और सबसे नीचे हरियाली होती है। क्या होती है, हरियाली होती है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। हरियाली यानी कि हरे रंग का होता है। किस रंग का होता है, हरे रंग का होता है। यहाँ पर मैंने हरियाली क्यों बताया है, क्योंकि आप लोगों ने शायद एक वीडियो देखा होगा, मैं उन सर को बहुत मानती हूँ, और उन सर ने ये बताया था कि उनको ये याद नहीं होता था कि नीचे कौन सा कलर है, केसरिया या हरा, तो उनको उनके टीचर ने बताया था कि नीचे जो आपकी हरियाली वो हमेशा ग्राउंड पर रहती है, नीचे रहती है, तो इसीलिए हरियाली जो है आपको याद रखना है कि हरियाली नीचे रहेगी, तो हरा जो रंग है वो सबसे नीचे रहता है, ठीक, केसरिया हमारा सबसे ऊपर रहता है। अब याद रहेगा आप लोगों को कि नहीं, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से ये है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन दिया गया है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश मिशन योजना ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था? तो बताइए वो कौन सी आपकी जो है ब्रिटिश मिशन या योजना है जिसने पाकिस्तान की मांग को अमान्य किया था, बताइए आप लोग। तो कैबिनेट मिशन जो है आपकी, ये 24 मार्च, कब, 24 मार्च 1940 को, 24 मार्च 1940 को ये दिल्ली पहुँचे। कहाँ पहुँचे, दिल्ली पहुँचे, ठीक है। इसके अध्यक्ष जो थे आपके, किसके, कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे उनकी बात की जा रही है। इनके जो अध्यक्ष थे वो पूछे जाते हैं और आप सभी को बताया है मैंने, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। कौन थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। कौन थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ये जो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे ये आपके अध्यक्ष थे, और 2 सदस्य और थे इसमें। कौन थे, स्टेफोर्ड। ये पूछा जाता है कौन कौन थे, इसीलिए आपको याद रखना है, स्टेफोर्ड, स्टेफोर्ड क्रिप्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स। और आपके एक और व्यक्ति थे, A.V. अलेक्जेंडर। क्या हम थे, A.V. अलेक्जेंडर, ठीक है, A.V. अलेक्जेंडर, ठीक है, याद रखिएगा अलेक्जेंडर थे, A.V. अलेक्जेंडर, ठीक। तो याद रखेंगे आप लोग, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो कि अध्यक्ष थे, तो यही पूछा जाता है क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष कौन थे। तो अध्यक्ष तो आपके जो है लॉरेंस थे, और 2 और व्यक्ति थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे और A.V. अलेक्जेंडर थे, ठीक, याद रखेंगे आप लोग कि नहीं। अब इनमें जो अलेक्जेंडर थे ये आपके नौसेना मंत्री थे। क्या थे, नौसेना मंत्री थे, नौसेना मंत्री थे। और इसमें स्टेफोर्ड क्रिप्स क्या थे, तो आपके बोर्ड ऑफ ट्रेड जो है उनके अध्यक्ष थे। किसके, बोर्ड ऑफ ट्रेड के, बोर्ड ऑफ ट्रेड के क्या थे, बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे, अध्यक्ष, ठीक, याद रखिएगा आप लोग। 16 मई 1940 को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्तावों की घोषणा की। इन्होंने अपनी जो है, ये दिल्ली कब आए, मार्च में आए। इन्होंने फिर 16 मई को, कब, 16 मई को 1946 में इन्होंने जो है कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्तावों की घोषणा की, और इसमें इन्होंने कहा कि भारत की एकता बनाई रखी जाए, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया जाए और भारत एक संघ होगा, ये इन्होंने कहा। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतें शामिल होंगी। संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं और देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा, ये इन्होंने कहा। इनके प्रस्ताव फिर से सुन लीजिए, लिखना है तो आप लिख लीजिए। भारत की एकता बनाए रखी जाए, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग ठुकरा दी जाए, भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत एवं देशी रियासतें शामिल होंगी, और संविधान सभा का गठन जो होगा वो प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाए। ऐसा किसने कहा, ऐसा जो प्रस्ताव दिया गया कैबिनेट मिशन के द्वारा कहा गया, तो ये आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, कैबिनेट मिशन, ठीक, याद रखिएगा आप लोग। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, 1927 में महाराष्ट्र में महार सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया था? तो आपका जो है ये जो सत्याग्रह प्रारंभ जो किया था आपके B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। 1927 में महार सत्याग्रह B.R. अम्बेडकर ने प्रारंभ किया था। ये जो सत्याग्रह है दलित और शोषितों पर अन्य जातियों द्वारा जो अत्याचार किए जाते थे उनसे संबंधित था। किससे संबंधित था? दलित लोगों पर जो अत्याचार किए जाते थे उन पर जो अत्याचार उच्च जाति के द्वारा किए जाते थे, तो उनके लिए ये आपका जो है इनके द्वारा आंदोलन किया गया था। इस आंदोलन का संबंध जो था आपका महाड़ स्थित आपका कबदर, क्या कबदर, कबदर कबदा तालाब में निम्न जातियों के लोगों के पानी का उपयोग किए जाने से था। एक तालाब था, कहाँ पर था, ध्यान से सुनिएगा, महाड़ में। महाड़ में एक तालाब था आपका, महाड़ में एक तालाब स्थित था जिसका नाम था कबदर तालाब। इस तालाब में जो निम्न जाति के लोग थे, इन लोगों के द्वारा पानी का उपयोग किए जाने के चक्कर में ये आपका आंदोलन हुआ था, ठीक। सत्याग्रह हुआ था हमारे अम्बेडकर जी के द्वारा।
ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपसे, रविंद्रनाथ टैगोर RNT ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? तो नाइटहुड की उपाधि इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड की विरोध में त्याग दी थी। ठीक, याद रखिएगा। जो आपके RNT हैं इन्होंने 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था बताइए? जलियांवाला नरसंहार हुआ था कि नहीं? तो इसी में इन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा इनको जो है एक उपाधि दी गई थी। नाइटहुड की उपाधि इन्हें किसने दी थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दी थी। किसने? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दी थी, याद रखिएगा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दी गई उपाधि जो इन्होंने नाइटहुड की उपाधि थी इसको लौटा दिया था, याद रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नारायण ने, मैंने आपको बताया था किसने? शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। किसकी? वायसराय की कार्यकारिणी से इन्होंने क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया था। तो दो व्यक्तियों को आपको याद रखना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में हुआ जो था, इसमें आपके RNT ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी जो इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दी थी, और शंकरन नायर ने जो है वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा ही दे दिया था। ओके, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन आपसे क्या है कि स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की उपाधि दी गई? बताइए, लोकमान्य की उपाधि किसे दी गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक को। इनको जो है हम क्या बोलते हैं? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक बोलते हैं ना। तो ये जो है आपका इनको उपाधि दी गई थी। किसको? आपकी तिलक जी को। याद रखेंगे आप लोग कि नहीं? अब तिलक जी के बारे में आप लोगों को शायद पता होगा, जून आपके 1897 की बात है। कब? जून 1897 की बात है। इसमें चापेकर बंधुओं ने, किसने? चापेकर जो बंधु थे आपके, चापेकर बंधुओं ने पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष जो थे, पूना की जो प्लेग कमेटी, मैंने आपको बताया था जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बताया था कि वहाँ पर प्लेग फैल गया था पूना में, तो प्लेग कमेटी का गठन किया गया था। और इस कमेटी जो है, प्लेग कमेटी जो थी, पूना की प्लेग कमेटी जो थी, इसकी जो है इसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? अध्यक्ष जो थे वो आपके थे रैंड थे। कौन थे? रैंड तथा आयर्स थे। रैंड और लेफ्टिनेंट आयर्स। ध्यान से सुनिएगा, लेफ्टिनेंट आयर्स और रैंड, ये जो थे इनकी हत्या कर दी थी। किसने की थी? चापेकर बंधुओं ने की थी। किसके द्वारा हत्या कर दी गई थी? चापेकर बंधुओं के द्वारा इनकी रैंड और आयर्स की हत्या कर दी गई थी। अब इस हत्या के संबंध में तिलक ने एक लेख लिखा। जब ये हत्या कर दी गई तो तिलक ने अपना एक लेख लिखा, जिसके कारण जुलाई, ध्यान से सुनिएगा, जुलाई 1897 में, कब? जुलाई 1897 में इनको जो है तिलक जी को 18 माह की, कितने माह की? 18 माह की सजा दी गई थी। ठीक है, देश भर में भारी विरोध हुआ, तिलक काफ़ी लोकप्रिय हो गए थे, जिस वजह से इनको जो है लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। तो याद रखिएगा, आपके जून 1897 में आपके चापेकर बंधुओं ने पूना की प्लेग कमेटी जो गठित की गई थी, इसमें रैंड और आयर्स इनकी हत्या कर दी गई थी चापेकर बंधुओं के द्वारा। इस उपलक्ष्य में आपका एक लेख जो है किसके द्वारा लिखा गया? तो वो आपके तिलक जी ने लेख लिखा। उस लेख के चक्कर में फिर इनको जो है सजा दे दी गई थी 18 माह की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपसे ये है, आपका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना किसने की थी? बताइए। तो आपका जो ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना सैयद अहमद खान ने की थी। किसने? सैयद अहमद खान ने की थी। ठीक, इनके नेतृत्व में अलीगढ़ आंदोलन चलाया गया। इन्होंने मुसलमानों के दृष्टिकोण को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से पाश्चात्य शिक्षा पर बल दिया था। किस पर? पाश्चात्य शिक्षा पर इन्होंने बल दिया था। ठीक, याद रखिएगा। और इन्होंने 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। कब? 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, जो वर्ष 1920 में, कब? वर्ष 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया था। तो यानी कि पहले ये क्या था? अलीगढ़, ध्यान से सुनिएगा, अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ठीक, ये इस नाम से जाना जाता था। फिर 1920 में ये आपका परिवर्तित हो गया और इसको फिर अलीगढ़ क्या कहा गया? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहा गया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इसको कहा गया। याद रखेंगे आप लोग कि नहीं? याद रखिएगा। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से ये है, मुस्लिम लीग लाहौर सत्र में पाकिस्तान मांग डैश में की गई थी। मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में जो है पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? 1940 में की गई थी। ठीक है, 20 से आपके जो है 22 मार्च
मार्च के टाइम इनके द्वारा 1940 में, कब, वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में पहली बार पृथक पाकिस्तान जो है राज्य की निर्माण का प्रस्ताव पारित किया था। किसने? मुस्लिम लीग ने पहली बार जो है ये निर्माण का पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया था। किसमें? लाहौर अधिवेशन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा अधिवेशन था? लाहौर अधिवेशन था। किसका था? मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन था। ठीक है, मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन था। इस अधिवेशन में पहली बार 1940 में पाकिस्तान जो है राज्य के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया। पाकिस्तान शब्द के जो है जन्मदाता कौन है? तो मैंने आपको बताया हुआ है, पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता, ये जो शब्द है, इस शब्द के जो जन्मदाता हैं वो चौधरी रहमत अली हैं। कौन है? चौधरी रहमत अली हैं। ठीक है, चौधरी रहमत अली, चौधरी रहमत अली जी हैं। ठीक है, याद रखेंगे कि नहीं आप लोग? इस लीग के अधिवेशन की अध्यक्षता, जो ये आपकी मुस्लिम लीग है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, जिसमें पाकिस्तान राज्य के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया था। तो अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता आपके लिए महत्वपूर्ण है। अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। किसने? मोहम्मद अली जिन्ना जी ने की थी। किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आप सभी से है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो आप बताइए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1916 में, कब, वर्ष 1916 में इसकी स्थापना की गई थी। याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, अभी आपको दिख रहा होगा पूरा क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपसे, 1 मिनट अभी दिख रहा होगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की? तो सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा किसने की थी? बताइए आप लोग। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ना, मैंने बताया था ब्रिटिश प्रधानमंत्री आपके जेम्स, इनका पूरा नाम याद रख पाए तो अच्छी बात है, जेम्स रैमसी मैकडोनाल्ड, नहीं तो आप मैकडोनाल्ड याद रख लें। ठीक है, मैकडोनाल्ड, जेम्स रैमजी मैकडोनाल्ड्स ने जो है 16 अगस्त, कब, 16 अगस्त 1932, 16 अगस्त 1932 को विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधित्व के विषय पर एक पंचाट जारी किया, जिसे जो है कम्युनल अवार्ड कहा गया। क्या कहा गया? कम्युनल अवार्ड कहा गया था। कम्युनल अवार्ड कहा गया था, जिसे सांप्रदायिक पंचाट कहेंगे हिंदी में। ठीक है, साथ ही साथ इस पंचाट में पृथक निर्वाचन पद्धति को न केवल मुसलमानों के लिए जारी रखा गया, बल्कि दलित वर्गों पर भी लागू कर दिया गया। तो सांप्रदायिक पंचाट में क्या था? जो पृथक निर्वाचन पद्धति थी, क्या थी? पृथक निर्वाचन पद्धति, पृथक निर्वाचन पद्धति। पृथक निर्वाचन जो पद्धति थी, ये ना केवल मुसलमानों के लिए, किसके लिए? ना केवल मुसलमानों के लिए जो है आपकी थी, बल्कि इसमें जो है आपके जो दलित वर्ग थे, दलित वर्गों पर भी लागू कर दी गई। किस पर? दलित वर्गों पर, दलित वर्गों पर। ठीक है, याद रखिएगा, दलित वर्गों पर लागू कर दी गई। तो आपका क्या होगा? रैमसे मैकडोनाल्ड। मूव करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या है? घटना और तारीख के इन जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल खाता है? तो देखिए, दिल्ली भारत की नई राजधानी बन गई 1911। बताइएगा कौन कौन सा आपका जो है मेल नहीं खा रहा है? मेल नहीं खा रहा है, पहले तो नहीं को हाईलाइट करिए, आपको गलत छांटना है। ठीक है, महात्मा गांधी ने इंडिगो प्लांटर्स की शिकायतों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बिहार में चंपारण सत्याग्रह किया 1917 में। बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय गृह नियम की लीग की स्थापना 1914 में की। सुभाष चंद्र बोस ने आईएनसी के अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दिया। कब दिया? तो देखिए 1916 में। बताइए इनमें से आपका कौन सा आपका जो है गलत है। ठीक, तो आप सभी को मैंने जो है राजधानी परिवर्तन बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। राजधानी परिवर्तन मैंने बताया था आपको दिसंबर में। कब? दिसंबर में मैंने आपको बताया था, दिसंबर 1911 में। कब? दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार। कौन सा दरबार? दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार। दिसंबर 1911 में आपका दिल्ली दरबार में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी। किसको? दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी, जबकि ये निर्णय 1912 में प्रभावी हुआ था। देखिए, घोषणा तो कर दी गई, लेकिन प्रभावी कब हुआ? 1912 में प्रभावी हुआ था।
ठीक है, अर्थात दिल्ली जो है हमारी 1912 में राजधानी बनी थी। घोषणा तो देखिए आपकी घोषणा तो 1911 में कर दी गई थी। क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो आप भाषा जो है समझिए। पहले भाषा ये है कि घोषणा जो है आपकी 1911 में की गई थी। अगर पूछा जाए कि घोषणा कब की गई थी तो 1911 में, बनाई कब गई तो 1912 आंसर होगा आपका। तो पहला तो मैच ही नहीं हो रहा किसी भी सूरत में, है ना। अगला देखिए, महात्मा गांधी ने इंडिगो प्लांटर्स की शिकायतों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए जो चंपारण सत्याग्रह किया था, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है, 1917 में किया था। बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय गृह नियम लीग की स्थापना 1914 में की थी। कब की थी बताइए। तो मैंने आपको बताया है ना, इन्होंने कब किया था, इंडियन होम रूल लीग की स्थापना कब की थी, 1916 में की थी। याद करिए थोड़ा सा, मैंने आपको बताया है अप्रैल 1916 में इन्होंने की थी। अप्रैल 1916 में की थी ना इंडियन होम रूल लीग की स्थापना तिलक ने। याद करिए थोड़ा सा। तो आपका ये भी गलत है। अब सुभाष चंद्र बोस ने आईएनसी के अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा 1916 में नहीं दिया था, ठीक है। कब दिया था ये इस्तीफा, 1939 में दिया था। कब दिया था, 1939 में दिया था। याद करिए, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ये सारी चीज़ें, ठीक। आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पद से इस्तीफा त्रिपुरी जो अधिवेशन हुआ था, जो त्रिपुरी संकट हुआ था, मैंने आपको कितने अच्छे से समझाया था। त्रिपुरी संकट में इन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया था। 1938 की बात करें तो 1938 में भी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 1939 में भी रहे। लेकिन 1939 में कुछ ऐसा विवाद हो गया था जिस वजह से गांधी जी के सम्मान के तौर पर इन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। तो बस इसीलिए आपको याद रखना, ये 1939 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और इसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बनाया गया था कांग्रेस का। इन्होंने तो इस्तीफा 1939 में दिया था। तो आपका कौन सा आपका सही हुआ, केवल 2 सही है, बाकी सब गलत हैं आपके, 3 आपके गलत हैं, ठीक। समझ गए आप लोग। अब आप लोग 1 मिनट का रेस्ट लीजिए और मुझे भी दीजिए, मैं पानी पी लेती हूँ, आप लोग भी पानी पी लीजिए, ठीक। चलिए शुरू किया जाए। वैसे 1 मिनट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी बताइए सभी लोग। कुछ कुछ बच्चे आपस में भी बात करते रहते हैं यहीं कि यहीं। चलिए कोई नहीं, लाइफ को एंजॉय करिए। चलें अभी आगे, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या है, अगला क्वेश्चन आपसे ये है, सन 1915-1916 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू किए गए। तो मैंने आप लोगों को बताया था ना, आपके 2 होम रूल लीग जो है, एक एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा। दूसरा एक और मैंने आपको बताया था तिलक जी के द्वारा। वेरी वेरी गुड। अब देखिए बहुत सारे बच्चों को चीज़ें याद आती हैं तो मुझे खुशी होती है कि चलो इनको याद आ रहा है, मैंने पढ़ाया तो मेरा पढ़ाया हुआ सफल हो रहा है ना। तो इन दोनों के द्वारा होम रूल लीग शुरू किए गए थे। हालांकि दोनों अलग अलग थे, ऐसा नहीं था कि एक ही है। तिलक द्वारा इंडियन होम रूल लीग आपका जो है कब शुरू किया गया था, अप्रैल 1916। ध्यान दीजिएगा, अप्रैल 1916। जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर में किया था। कब, सितंबर 1916 में, ठीक। यानी कि तिलक जी ने पहले किया था, बेसेंट जी ने बाद में किया था। याद रखेंगे कि नहीं, अप्रैल 1916 में तिलक जी ने किया था, एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में किया था। तो आपका आंसर क्या होगा, तिलक और एनी बेसेंट। तो कौन सा, 4th ऑप्शन आपका मैच होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको रिकॉल करना है चीज़ों को, आराम से आप बस करते रहिए, हो जाएगा आपका भी। अगला क्वेश्चन देखिए, 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया। इतना बड़ा क्वेश्चन पूछा, क्या लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया। तो मैंने आपको बताया है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया था, 1866 में। कब, 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने किया था, नौरोजी ने किया था। किसने, दादा भाई नौरोजी ने किया था, है ना। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक। अब बताइए, आप लोगों को मैंने एक चीज़ बताई थी, दादा भाई नौरोजी एक पारसी व्यक्ति थे। क्या थे, एक पारसी व्यक्ति थे। ये आपके पारसी व्यक्ति थे, इनको जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आपकी कांग्रेस जो थी 1885 में आपकी कांग्रेस का गठन हुआ था। तो 1885 में कांग्रेस का नाम INU से बदलकर INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, करने का श्रेय दादा भाई नौरोजी को जाता है।
किसको जाता है? दादा भाई नौरोजी को जाता है। INU से INC करने का श्रेय दादा भाई नौरोजी को जाता है। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ये सारी चीज़ें, याद करिए थोड़ा सा, तब याद आएगा आपको। ठीक, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये ऑप्शन आपका यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके अलावा अगर दादा भाई नौरोजी की बात करें हम, तो ये कांग्रेस के जो है कब कब अध्यक्ष रहे? तो 1886 में जो है आपके 1886 में कलकत्ता, 1886 में कलकत्ता, और 1893 में कब? 1893 में लाहौर, 1893 में लाहौर, और आपके 1906 में आपके फिर से कलकत्ता, फिर से कलकत्ता। इन अधिवेशन में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। ठीक, तो ये तीनों अधिवेशन याद रखिएगा कि ये कब कब अध्यक्ष रहे हैं आपके दादा भाई नौरोजी। किसमें? 1886 का जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ उसके, 1893 में जो हुआ लाहौर में, फिर 1906 में जो हुआ कलकत्ता में। तो इसके जो है अध्यक्ष बनाए गए कांग्रेस के। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के ग्रैंड ओल्ड ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया हुआ है, दादा भाई नौरोजी को हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। दादा भाई नौरोजी ने आपके 1867 में, कब? 1867 में इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार पूछी जाती है, ड्रेन थ्योरी किसने दी है? ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो है आपकी किसके द्वारा दी गई? ये जो आपकी थ्योरी है इन्हीं के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? ये आपके दादा भाई नौरोजी के द्वारा दी गई थी। इसमें इन्होंने बताया था कि भारत का धन भारत से इंग्लैंड जा रहा था। किसने बताया था? कि भारत का जो धन है वो इंग्लैंड जा रहा है, हमारा जो है हमारा खुद का धन विदेशों में जा रहा है। किसने बताया था? ड्रेन थ्योरी में बताया दादा भाई नौरोजी ने, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? तो रास बिहारी घोष द्वारा आपका जो है, रास बिहारी बोस, सॉरी घोष नहीं है, अलग अलग व्यक्ति हैं दोनों। ठीक है, बोस अलग हैं, घोष अलग हैं। यहाँ पर बोस की बात की जा रही है। रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता जो लीग है आपकी, कौन सी लीग? भारतीय स्वतंत्रता लीग। ये जो संगठन है ये अग्रदूत था आपका भारतीय राष्ट्रीय फौज का। किसका? भारतीय राष्ट्रीय फौज का। रास बिहारी बोस ने 1942 में भारतीय राष्ट्रीय लीग का गठन किया था। कब? 1942 में किया था रास बिहारी बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने आपके 1943 में सिंगापुर पहुंचे और उन्होंने इस लीग का जो है प्रधान चुना गया। किसको? सुभाष चंद्र बोस को। तो याद रखिएगा, एस जो बोस थे आपके, एस बोस को आपके 1943 में, कब? 1943 में ये सिंगापुर पहुंचे। कहाँ पहुंचे? ये सिंगापुर पहुंचे और इन्हें जो है इस लीग का प्रधान चुना गया। किसको? आपके सुभाष चंद्र बोस जी को, याद रखिएगा। पर यहीं पर सुभाष चंद्र बोस जी ने भारतीय राष्ट्रीय सेना, जिसे आप क्या कहेंगे? भारतीय राष्ट्रीय सेना, आज़ाद हिंद फौज। ठीक, आज़ाद हिंद फौज का जो है इन्होंने पुनर्गठन किया, जिससे उन्होंने भारतीय सेना के उन सैनिकों को भर्ती कर लिया जो सिंगापुर तथा मलेशिया में अंग्रेजों के भागने के समय जापान द्वारा युद्ध में बंदी बना लिए गए थे। ठीक, तो भारतीय राष्ट्रीय सेना जो आपकी इंडियन नेशनल आर्मी है, इसको बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। किसको? भारतीय राष्ट्रीय सेना को। ठीक है, इंडियन नेशनल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सुनिएगा ध्यान से। इंडियन नेशनल आर्मी को आपके जो है बोस ने, किसने? बोस ने। ठीक, बोस ने आपका क्या नारा दिया था? बोस ने नारा दिया था दिल्ली चलो का। किसका? दिल्ली चलो का नारा दिया था। दिल्ली चलो का नारा दिया था। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आप सभी के सामने है। 1 मिनट आप लोग दीजिएगा। क्वेश्चन आप सभी से ये है, डैश भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले प्रथम भारतीय नेता थे। तो कौन थे प्रथम भारतीय नेता? बताइए। राजा राम मोहन राय जी थे। भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए हमारे जो प्रथम भारतीय नेता थे वो हमारे राम मोहन राय जी थे। ठीक है, याद रखिएगा। 1823 में एडम्स के प्रेस अध्यादेश में प्रेस की स्वतंत्रता का हनन हुआ। विरोध स्वरूप आपके राजा राम मोहन राय ने कुछ अन्य लोगों के साथ जो है उच्चतम न्यायालय में एक विवाद जो है इन्होंने दायर कर दिया। ठीक, उसके बाद जो है इन्होंने 1927 में इन्होंने जूरी एक्ट का भी इन्होंने विरोध किया था। ठीक, इसीलिए ये जो है हमारे राजनीतिक सुधारों के लिए प्रथम भारतीय माने जाते हैं। कौन? राजा राम मोहन राय जी माने जाते हैं। अगला देखिए, नेतृत्व कौन सा आपका सिद्धांत जो है, नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है? तो नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत जो आपका संपूर्ण और वैज्ञानिक माना जाता है? बहुकारक का सिद्धांत। कौन सा? बहुकारक का सिद्धांत जो है आपका, ये नेतृत्व का संपूर्ण और वैज्ञानिक माना जाता है। ठीक,
मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से ये है, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। किसके द्वारा मनाया गया 16 अगस्त 1946 को? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। पहली चीज़ तो ये याद रखना है, किसके द्वारा मनाया गया? तो मैंने आपको बताया मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? बताइए प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? आप आसानी से बता सकते हैं। प्रथम विश्व युद्ध जो है आपका प्रारंभ कब हुआ था? पहले तो प्रारंभ कर लीजिए। तो प्रारंभ जो हुआ था वो आपका 28 जुलाई 1911 को प्रारंभ हुआ था। और ख़त्म कब हुआ था? तो जो ये ख़त्म हुआ था प्रथम विश्व युद्ध 11 नवंबर 1918 को आपका समाप्त हुआ था। ठीक, तो आप सोच सकते हैं कि ये कितने साल चला, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, सालों युद्ध चला ये आपका। ठीक, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था? बताइए आप लोग। तो द्वितीय विश्व युद्ध की समयावधि जो है आपकी कब से कब तक मानी जाती है? समयावधि का मतलब है कब से कब तक चला, है ना। तो आपका ये जो चला है 1939 से 45 तक चला है। कब तक? 1945 तक चला है। ठीक, इसमें आपका संयुक्त राज्य अमेरिका जो है इस युद्ध के प्रारंभ में ही शामिल नहीं हुआ था। ठीक है, जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण के बाद जापान ने क्या किया था? जापान ने किस पर आक्रमण किया था? पर्ल हार्बर। ठीक, पर्ल हार्बर। अगर आप ध्यान से सुनेंगे स्टोरी के तौर पर सब याद होगा आपको। याद तो आपको ऑलरेडी है ही, बस घबरा रहे हैं आप लोग। घबराना नहीं है आपको, मैं बार बार यही बोलती हूँ, जितना आपने पढ़ा है उसी पर स्टिक रहिए, उसी पर चिपके रहिए, बस कुछ नहीं करना है आपको नया। ठीक, तो पर्ल हार्बर जो था, पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया गया। किसके द्वारा? जापान के द्वारा किया गया। ठीक है, इसके बाद 1941 में अमेरिका जो है द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। कब? 1941 में आपका जो है अमेरिका शामिल हुआ था। कब हुआ था? जब जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, अमेरिका ने इस युद्ध के दौरान जापान के जो शहर हैं हिरोशिमा और नागासाकी, अब यहाँ से देखिए फिर बहुत ही बुरी घटना हो जाती है, आप सभी को पता है। हिरोशिमा पर इन्होंने 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया था। और नागासाकी पर जो है नागासाकी पर 3 दिन बाद यानी कि 9 अगस्त 1945 को बम गिराया था। ठीक है, और चट्टे तो जापान नहीं लिए थे ना, उसके बाद ही आए। ठीक, 1945 को परमाणु बम गिराया। ठीक, सो याद रखेंगे आप लोग कि नहीं? कब हुआ था ये शामिल? 1941 में हुआ था, है ना। ये दो ऑप्शन एक जैसे आ गए 1941 में। ओके, याद रखेंगे। मूव करें भी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आसान है सब कुछ। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? तो पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई 1965 में लड़ी गई। कब? 1965 में लड़ी गई। ठीक है, वर्ष 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के हाजी पीर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। ठीक, किसने? भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के, किसने? हमारी जो भारतीय सेना है, भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के, कहाँ के? जम्मू जो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के हाजी पीर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। लेकिन 10 जनवरी 1966 को ताशकंद घोषणा के अंतर्गत भारत ने इसे पाकिस्तान को वापस कर दिया था। हमारा भारत तो आप सभी को पता है कि औचट्टे नहीं लेता किसी से, सबसे अच्छी बात ये है हमारे भारत की। और जो औचट्टे लेता है तो फिर उसको छोड़ता नहीं है ना, और ये सबसे अच्छी बात होती है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि फिर 10 जनवरी, आपको याद नहीं रखना है 10 जनवरी, खाली इतना याद रखिएगा 1966 में ताशकंद घोषणा हुई। क्या हुई? ताशकंद घोषणा हुई। क्या हुई? ताशकंद घोषणा। जब ये ताशकंद घोषणा हुई तो उसके बाद जो है इन्होंने इसे पाकिस्तान को वापस कर दिया था। किसको कर दिया था? हाजीपीर जो क्षेत्र है। अब वर्तमान में ये जो क्षेत्र है आप सभी का, जो हाजीपीर का क्षेत्र है, ये पीओके के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? पीओके क्या है? पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, है ना, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। याद रखेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नई दिल्ली का मुख्य वास्तुवेद और आपका डिजाइनर कौन था? तो न्यू दिल्ली जो था, न्यू दिल्ली का जो प्रमुख वास्तुविद और जो डिजाइनर था वो एडविन लुटियंस था। कौन था? एडविन लुटियंस था। याद रखेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? अभी कमेंट करके बताइए, आप लोगों को दिक्कत तो नहीं हो रही, समझ में आ रहा है सारा? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपसे, किस वर्ष भारत की जो है राजधानी कोलकाता से दिल्ली हुई? बताइए किस वर्ष हुई? आपको मैंने अभी बताया था ना, 1911 में आपके दिल्ली दरबार में जो आपकी राजधानी वो कलकत्ता से दिल्ली घोषणा की गई।
कब की गई? 1911 में तो घोषणा की गई। अब जॉर्ज पंचम ने जो है आपका जो है घोषणा की गई थी, जॉर्ज पंचम ने की थी। किसने? जॉर्ज पंचम ने। ठीक, महारानी मैरी के साथ आए थे, ये आपको याद होगा, थोड़ा सा हमने बताया है मैंने आपको। तो वर्ष 1911 में दिल्ली दरबार में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा जॉर्ज पंचम ने की थी। लेकिन कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण 1912 में हुआ था। कब हुआ था? 1912 में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर। ओके, शब्दों पर ध्यान देना है। घोषणा कहा जाए 1911, स्थानांतरण कहा जाए 1912, दैट्स इट। अगला क्वेश्चन देखिए, गीत सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। इस गीत की रचना किसने की थी? आपसे ये पूछा गया है, तो आप सभी को पता होगा कि इकबाल ने की थी। किसने? मोहम्मद इकबाल ने की थी। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। और ये जो है आपके मुस्लिम लीग से संबंधित थे। किससे? मुस्लिम लीग से संबंधित थे। ठीक है, याद रखेंगे। मूव करें अभी आगे, चलिए। अगला क्वेश्चन है आपसे, नाथूराम गोडसे के 3 भाई जो थे, और वो कौन थे? जो आरएसएस के सदस्य थे। किसके? आरएसएस के सदस्य थे। तो नाथूराम गोडसे के 3 भाई थे, दत्तात्रेय, गोविंद और गोपाल। दत्तात्रेय, गोविंद, गोपाल। दत्तात्रेय, गोविंद और गोपाल, ये 3 भाई थे जो आरएसएस के सदस्य थे। वर्ष 1932 में महाराष्ट्र के संगाली में नाथूराम गोडसे ने आरएसएस के बौद्धिक कार्यवाहक के रूप में एक संगठन में सम्मिलित हुए थे। और गोडसे के पिता विनायक जो हैं बामनराव गोडसे, और माँ जो है इनकी लक्ष्मी थी। ठीक है, आपको खाली इतना याद रखना है, इनके 3 भाई थे जो आरएसएस सदस्य थे, कौन थे खाली। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि ये यूपी ट्रिपल एससी के किसी ना किसी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं, सारे के सारे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो परीक्षा में ना आया हो, है ना। वरना आपको नाथूराम गोडसे के भाई को पढ़ के क्या करना है ना। हम अपने भाइयों को याद रख लें, वही बहुत है। तो यहाँ पर इसीलिए पढ़ा है क्योंकि पेपर में आया है। अगला देखिए, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? तो जो साइमन कमीशन है 3 फरवरी, कब? 3 फरवरी, याद करिए थोड़ा सा, 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा था। कब? कहाँ पर पहुंचा था? बम्बई पहुंचा था 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन के जो अध्यक्ष थे, मैंने आपको बताया हुआ है इनके अध्यक्ष कौन थे। तो साइमन कमीशन के जो अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन थे। कौन थे? सर जॉन साइमन थे। सर जॉन साइमन। ये जो सर जॉन साइमन थे, ये आपके लिबरल पार्टी से थे। लिबरल यानी कि उदारवादी के में से। ठीक है, लिबरल जो पार्टी थी, लिबरल पार्टी से आपके जो थे सर जॉन साइमन थे। जबकि भारत की जो स्वतंत्रता है 1947 के समय, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली इस जो है कमीशन के श्रमिक दल के रूप में जो है आपके सदस्य के रूप में शामिल थे। तो यहाँ पर आपको याद होगा कि आपके जो है साइमन कमीशन कब आए थे? तो 1928 में आए थे। एक ऑप्शन मैच ही नहीं हो रहा है कोई, तो भाई इसको आप लोग किसी को एक करेक्ट कर लीजिएगा, 1926 को, और 1928 कर लीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या है? अगला क्वेश्चन है आपसे, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई? तो ये मैंने आपको बताया हुआ है, और ये बहुत दुखद दुर्घटना थी कि भाई साइमन कमीशन का ये विरोध कर रहे थे, और इसके चलते हमारे एक जो है राष्ट्रवादी नेता थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, जिनका नाम है लाला लाजपत राय जी। ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई थी 1928 में। जो है ये विरोध कर रहे थे साइमन कमीशन का, और इसमें जो है इनको लाठीचार्ज इन पर हो गया था, जिस वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। अब इसी के जवाब में फिर जो है हमारे भगत सिंह, सुखदेव और चंद्रशेखर आज़ाद ने जो सैंडर्स था इसकी हत्या कर दी थी। किसने? भगत सिंह ने। भगत सिंह ये तो हमारे थे ही क्रांतिकारी भाई। एक बार हमारे देश के साथ कुछ गलत हुआ नहीं कि ये तो जाग जाते थे। तो भगत सिंह, सुखदेव और आपके आज़ाद साहब जो हैं, इन 3 लोगों ने मिलकर सैंडर्स की, किसकी? सैंडर्स की हत्या कर दी थी। नाम भी इतना खतरनाक है। किसकी? सैंडर्स की हत्या कर दी थी। ठीक है, इसी के जवाब में की थी। हमारे जब लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी लाठीचार्ज से, तब इन्होंने ऐसा किया था। ठीक, मैंने आपको कहा ना, भारत किसी से वो चट्टी नहीं लेता, वो चट्टी तभी लेता है जब दूसरे लोग उसको परेशान करते। अगला देखिए, देशबंधु किसे कहा जाता था? तो देशबंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता था। किसको? चित्तरंजन दास को कहा जाता था, है ना, याद रखिएगा आप लोग। अब कई बार आपसे दीनबंधु भी पूछा जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। देशबंधु, दीनबंधु। दीनबंधु जो है आपके एंड्रूज को कहा जाता था। CF एंड्रूज इनका पूरा नाम है, CF एंड्रूज। इतना आपको आवश्यक नहीं है कि इन लोगों का पूरा नाम याद रखें, C का क्या है, F का क्या है, खाली इतना याद रख लीजिए एंड्रूज। ठीक है, इतनी तवज्जो इन लोगों को देना नहीं है आपको। CF एंड्रूज, इनको दीनबंधु कहा गया। ठीक है, और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी क्या कहा गया?
पंजाब केसरी कहा गया। किसको? लाला लाजपत राय को। क्या कहा गया इनको? पंजाब केसरी। याद रखेंगे आप लोग, पंजाब केसरी। ठीक, मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, 1 मिनट आप दीजिएगा, अभी आपको पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। मैकमोहन रेखा चीन के तिब्बत क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के बीच सीमा रेखा है, जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन हेनरी मैकमोहन ने 1914 में डैश संधि पत्र में प्रस्तावित किया था। ये क्वेश्चन बताइए आप लोग, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये मैंने आपको नहीं बताया है, एक भी बार नहीं बताया अभी तक। ठीक, तो आप सभी को पता होगा ये जो मैकमोहन लाइन है, कौन सी? मैकमोहन लाइन। कौन सी लाइन है? मैकमोहन लाइन। ये भारत और चीन के बीच स्थित है। किसके बीच में है? भारत और चीन के बीच में स्थित है मैकमोहन लाइन। कौन सी लाइन? मैकमोहन लाइन। ठीक, इस रेखा को ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासक हमारे जो सर आर्थर हेनरी मैकमोहन जो थे, इन्होंने 1914 में शिमला संधि पत्र में प्रस्तावित किया था। किसमें? शिमला संधि पत्र में। इसीलिए इस रेखा को जो है मैकमोहन लाइन के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि इनके नाम पर ही इसका नाम रख दिया गया। यद्यपि चीन इस रेखा को मान्यता बिल्कुल भी नहीं देता है, लेकिन हम तो मान्यता देते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, डैश में विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया। तो आपको मैंने बताया था 1893 की बात है। कब की? 1893 की बात है। इसमें इन्होंने अमेरिका के, कहाँ के? अमेरिका के, ध्यान करिए थोड़ा सा, अमेरिका के शिकागो में इन्होंने एक जो है शिकागो शहर में एक धर्म सम्मेलन आपका आयोजित हुआ था, विश्व धर्म सम्मेलन। कौन सा? विश्व धर्म सम्मेलन। विश्व धर्म सम्मेलन आपका जो है आयोजित हुआ था। और इस सम्मेलन का जो नेतृत्व है ये स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। और इन्होंने कहा था कि पृथ्वी पर हिंदू धर्म के समान कोई भी धर्म इतने उदात्त रूप से मानव की गरिमा का प्रतिपादन नहीं करता। ये इनके द्वारा कहा गया था। तो आप याद रखिएगा कि हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से जो बताया वो किसने बताया? ठीक, तो आपका कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा? शिकागो। ओके, मैंने बताया हुआ है, मुझे अच्छे से याद है विश्व धर्म सम्मेलन के बारे में। अब यहाँ पर आपको जो ये घटनाएं हैं इनका क्रम सजाना है। ठीक, घटनाओं का सही क्रम क्या है? रोलेट एक्ट कब आया था बताइए? रोलेट एक्ट 1919 का था। कब का था? 1919 का था। याद करिए थोड़ा सा। गांधी इरविन समझौता याद करिए 1931, मैंने आपको बताया था ना, गांधी समझौता 1931 में हुआ था। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में हुआ। उसके बाद इल्विट बिल कब हुआ? तो आपका इल्विट बिल के बारे में शायद मुझे ऐसा याद है कि आपसे ज़्यादा चर्चा नहीं की गई, तो ये 1883 का था। कब का था? इल्विट बिल 1883 का था। ठीक, अब आप इसको सजा लीजिए क्रम से। सबसे पहला कौन सा होगा? सबसे पहला 3 होगा। ठीक है, फिर कौन सा होगा? सबसे पहला 3 नहीं होगा, सबसे पहला तो 4 होगा ना, इल्विट बिल। सबसे पहला 4 होगा, इल्विट बिल पहला होगा, तो 4 होगा। और उसके बाद क्या होगा आपका? उसके बाद आपका 3 होगा, फिर आपका रोलेट एक्ट होगा, फिर आपका क्या होगा? सबसे बाद में आपका गांधी इरविन समझौता हुआ, 2 होगा। ठीक, तो ये आपका सीक्वेंस हो गया। सीक्वेंस सजाना आसान है, बस आपको ये कर लेना है कि कौन कब हुआ। घटना अगर आपको याद होगी तो आप कर ही लोगे, आसान है सब कुछ। अगला देखिए, भारत में यातायात व्यवस्था की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? तो भारत में यातायात व्यवस्था की शुरुआत का जो श्रेय है ब्रिटिश शासकों को जाता है। किसको? ब्रिटिश शासकों को जाता है ना। रेलवे जो है इनका सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बना। ठीक, तो आप ब्रिटिश शासक यहाँ पर टिक कर लीजिए अपना। अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमसे क्या है? अगला क्वेश्चन हमसे ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? एक ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है ना, तो यहाँ 4th ऑप्शन बम्बई कर लीजिएगा, वो थोड़ा सा नीचे है। ठीक है, बम्बई। अब यहाँ पर आपको बताना है कि आपका यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो मुझे अच्छे से याद है, मैंने आपको बताया था कि दिसंबर 1929 की बात है, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का एक ऐतिहासिक अधिवेशन लाहौर में आयोजित किया गया। कहाँ पर? लाहौर में। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में? नेहरू जी की अध्यक्षता में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ आप लोग याद रख लीजिएगा। रिक्वेस्ट है आप सभी से हाथ जोड़ के, बहुत महत्वपूर्ण सेशन है ये, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अधिवेशन था इनका जो लाहौर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता हमारे नेहरू जी के द्वारा की गई थी। और इस अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज्य का जो है प्रस्ताव पारित किया गया था। किसका? पूर्ण स्वराज्य का जो प्रस्ताव है वो पारित किया गया था, जिसे आप पूर्ण स्वतंत्रता कहेंगे। ठीक, तो लाहौर अधिवेशन आपका करेक्ट होगा। ओके, देखिए आपका ऑप्शन था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान जी के द्वारा प्रारंभ में किए गए आंदोलन का नाम क्या था? तो इनके द्वारा जो है प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम था लाल कुर्ती। मैंने आपको बताया था ना लाल कुर्ती आंदोलन, ठीक है, बताया हुआ है मैंने कि आपके खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा जो है इनके द्वारा एक आंदोलन प्रारंभ किया गया था। कौन सा? खुदाई खिदमतगार, ठीक है, खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार, ठीक है, खुदाई खिदमतगार नामक एक स्वयंसेवक संगठन जो है इनके द्वारा स्थापित किया गया था। एक संगठन जो है इनके द्वारा स्थापित किया गया, किसके द्वारा? खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा, ठीक है, जिसे जो है फिर रेड शर्ट के नाम से जाना गया। इसी खुदाई खिदमतगार को रेड शर्ट यानी कि आपका लाल कुर्ती के नाम से जाना गया, क्योंकि ये लोग रेड शर्ट पहनते थे, जिस वजह से इसको जो है लाल कुर्ती के नाम से जाना गया। ठीक, याद रखेंगे। और ये उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में आपका प्रारंभ किया गया था, याद रखिएगा आप लोग, काफ़ी महत्वपूर्ण आंदोलन है। और खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, जो कि आपसे ये 1928 में बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो ये तो मैंने आपको बताया हुआ है, तो मैंने आपको बताया था ना बरदौली सत्याग्रह, याद करिए। बरदौली कहाँ पर है? ये गुजरात, सूरत में। कहाँ पर? गुजरात, ठीक है, गुजरात में। गुजरात में आपके जो है बरदौली तालुके में वर्ष आपके 1928 में किसानों द्वारा लगान अदायगी का आंदोलन चलाया गया। फिर बम्बई सरकार ने लगान की 30% जो है वृद्धि कर दी थी, ठीक। फिर आपका जो है वल्लभ भाई पटेल ने जो है ये आपका सत्याग्रह शुरू किया था, बरदौली सत्याग्रह। और फिर इसी सत्याग्रह में सफलता के बाद हमारे पटेल साहब को, वल्लभ भाई पटेल साहब को यहाँ की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। किसकी? सरदार की उपाधि, याद करिए। अब आपको बताया गया है तो याद आ रहा होगा, सरदार की उपाधि इनको प्रदान की गई थी, ठीक। तो आपका यहाँ पर 4th ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई थी? तो आपकी जो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम जो लीग जो है अंतरिम सरकार में 26 अक्टूबर 1946 को सम्मिलित हुई थी, ठीक है। इसमें लियाकत अली सहित लीग के 5 सदस्यों को मंत्री बनाया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। तो 26 अक्टूबर 1946, 26 अक्टूबर 1946। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपसे, बलदेव सिंह अंतरिम सरकार के सदस्य स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में डैश के प्रमुख थे। किसके प्रमुख थे बताइए थोड़ा सा? तो ये रक्षा विभाग के प्रमुख थे। 2 सितंबर, मैंने आपको बताया हुआ है, 2 सितंबर 1946 को आपके पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली, किसके नेतृत्व में? पंडित नेहरू के नेतृत्व में, नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली जो है राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ। किसकी? भारत की पहली राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ था। और इसमें बलदेव सिंह जो हैं आपके, ये क्या थे? ये रक्षा मंत्री थे। आपके आसफ अली जो हैं रेल मंत्री थे। रेलवे किसको दिया गया था? आसफ अली जी को। मैंने आपको टेबल के फॉर्म में बताया है, मुझे अच्छे से याद है, आसफ अली जी को, ठीक है। अंतरिम सरकार का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किया गया था। तो ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये जो अंतरिम सरकार है इसका गठन किस मिशन के अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किया गया था। किसकी? कैबिनेट मिशन के अंतर्गत इसका गठन किया गया था, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से ये है, 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? तो कार्यकारी परिषद के जो उपाध्यक्ष थे वो आपके कौन थे? नेहरू जी थे। कौन थे? नेहरू जी थे, ठीक, याद रखिएगा आप लोग। और मैंने आपको बताया हुआ है कि कब इसका गठन हुआ था सरकार का, 2 सितंबर 1946 को गठन हुआ था। और बाकी चीज़ें आपने देख ही ली हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से ये है, किसने घोषणा की कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा, आपके जो ब्रिटिश हैं इनके द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी? तो किसने ये घोषणा की थी? क्लीमेंट एटली ने की थी। किसने? क्लीमेंट एटली ने की थी ये घोषणा। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे, कहाँ के प्रधानमंत्री थे ये? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री जो थे आपके क्लीमेंट एटली। इन्होंने 20 फरवरी, कब? 20 फरवरी 1947 को इन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में ये घोषणा की कि अंग्रेज जो हैं 30 जून 1948 के पहले ही जो है उत्तरदायी लोगों का सत्ता जो है हस्तांतरित करने के बाद भारत को स्वतंत्र कर देंगे, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इस तरीके से है, कुछ देख लीजिए आप लोग, अभी पूरा दिख रहा होगा आपको। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को नियति से वादा ट्रस्ट विद डेस्टिनी नामक जो आपका शीर्षक है भाषण कहाँ दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो भाषण दिया गया था आपका 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि में, ट्रस्ट विद डेस्टिनी नियति से वादा शीर्षक भाषण, ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो हमारे थे जिनका नाम था नेहरू जी था, इनके द्वारा ये जो भाषण दिया गया था ये आपका संसद में दिया गया था, संविधान सभा जो उस टाइम थी उसमें दिया गया था। ठीक, और उसके बाद आपका जुलाई 1947, कब? जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। क्या पारित किया गया? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है ये पारित किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान नामक दो आपके डोमिनियनों की स्थापना की गई। किसकी? भारत और पाकिस्तान, जो ये दो डोमिनियन है, भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियन की स्थापना की गई, याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या है? किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया? तो ये मैंने आपको बताया हुआ है कि कब दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था आपका 14 जुलाई, कब? 14 जुलाई 1942 को, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्यकारी समिति की वर्धा बैठक में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा था। किसमें? वर्धा बैठक में। ठीक है, वर्धा बैठक में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था। और 7-8 अगस्त की बात है ये, 7-8 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक बम्बई में गवालिया टैंक मैदान में हुई। कहाँ पर? बम्बई में, बम्बई में गवालिया टैंक मैदान में, बम्बई में गवालिया टैंक मैदान है एक आपका, टैंक मैदान, गवालिया टैंक मैदान में ये बैठक हुई, जिसमें वर्धा जो प्रस्ताव है, जिसे क्या कहा गया? वर्धा प्रस्ताव क्या है आपका? भारत छोड़ो प्रस्ताव। वर्धा जो प्रस्ताव था, वर्धा प्रस्ताव, वर्धा प्रस्ताव, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो जो आपका प्रस्ताव था, ये जो प्रस्ताव था इसकी पुष्टि हुई थी। पुष्टि कब हुई थी? आपकी पुष्टि जो हुई थी बम्बई के गवालिया मैदान में हुई थी, गवालिया टैंक मैदान में हुई थी, है ना। थोड़े बहुत संशोधन हुए और फिर 8 अगस्त को 1942 को प्रस्ताव आपका स्वीकार कर लिया गया। कब? 8 अगस्त 1942 को ये जो आपका प्रस्ताव था इसको स्वीकार कर लिया गया, स्वीकृति मिल गई भैया, स्वीकृति मिल गई। 9 अगस्त की बात है, 9 अगस्त 1942 को आपका भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो गया। तो ये तिथियां जो आपको यहाँ पर दिख रही हैं, डेट जो आपको दिख रही हैं, बड़ी ही महत्वपूर्ण है, आपको इन डेट्स को याद रखना है। ठीक है, सारी की सारी डेट यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत छोड़ो आंदोलन को हम क्या कहते हैं? अगस्त क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? अगस्त क्रांति, अगस्त क्रांति। तो दोनों ही याद रखिएगा आप लोग, अगस्त क्रांति या भारत छोड़ो आंदोलन। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ये अंतिम महान लड़ाई थी, क्योंकि वो सारी चीज़ें कर ली गई थी जो आपके भारत को आज़ाद कराती ब्रिटिशों से, है ना। ये हमारी अंतिम लड़ाई थी उस टाइम। तो आप यहाँ पर याद रख सकते हैं कि हमारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था? तो मैंने अभी अभी आपको बताया ना, मुंबई में। कौन सा? मुंबई में। तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया? 1942 में शुरू किया था। कब? 1942 में शुरू किया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता था? तो लोकनायक के रूप में जयप्रकाश नारायण, क्या? जयप्रकाश नारायण जो है, इन्हें भारतीय स्वतंत्रता सेनानी या जो राजनेता थी, इन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता था। किसको? जयप्रकाश नारायण को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आप सभी से, निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता था? तो बताइए नेताजी किसको कहा जाता था? ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। नेताजी किसको कहते थे? सुभाष चंद्र बोस, जो नेताजी के उपनाम से जाने जाते थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस जी को हम नेताजी के नाम से जानते थे। भारत की स्वतंत्रता संग्राम की जो लड़ाई हुई है, इसमें इनका बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है, आप सभी को पता है। ठीक, और उसके अलावा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने अंग्रेजों से लड़ने के लिए जापान की सहायता से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। किसका? आज़ाद हिंद फौज का। अभी अभी आप पढ़ के आए, आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था इन्होंने। ठीक,
मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आप सभी के सामने कुछ इस तरीके से है कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। तो पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। किसने? सुभाष चंद्र बोस जी ने पहली बार कहा था। ठीक है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। 6 जुलाई 1944, कब? 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए इन्होंने गांधी जी को जो है राष्ट्रपिता कहा था। और इन्होंने कहा था भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है, राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं चाहते हैं। तो क्या हुआ आपका? किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा है इनको राष्ट्रपिता। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी? बताइए। तो आपके सुभाष चंद्र बोस जी जो हैं इन्होंने आज़ाद हिंद सरकार की घटना अक्टूबर 1943 को की थी। कब? 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की अस्थायी सरकार, जिसे आज़ाद हिंद सरकार क्या कहा गया? आज़ाद हिंद सरकार कहा गया। अस्थायी सरकार, और इसे आज़ाद हिंद सरकार कहा गया। क्या कहा गया? आज़ाद हिंद सरकार कहा गया। आज़ाद हिंद सरकार का इन्होंने गठन किया था। आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन जो आपका किया गया था, तो आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन जो किया गया था ये आपका 4 जुलाई, कब? 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया था। किसके? एस बोस के नेतृत्व में किया गया था। ठीक, सो आपका यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा? बताइए, अक्टूबर 1943। ठीक, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि आपसे कुछ इस तरीके से है। देखिए, क्वेश्चन है आपसे, वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का गठन किया था? तो वर्ष 1904 में वीडी सावरकर, जिन्हें विनायक दामोदर सावरकर कहा गया। वीडी सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर, इनका पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर। तो विनायक दामोदर सावरकर द्वारा गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का गठन किया गया था। वीडी सावरकर और गणेश सावरकर द्वारा 1899 में नासिक महाराष्ट्र में स्थापित मित्र मेला जो आपका नामक संगठन था, बाद में इसे अभिनव भारत कहा गया। किसके द्वारा? सावरकर के द्वारा, और प्लस एक और व्यक्ति थे गणेश सावरकर। गणेश सावरकर के द्वारा आपकी 1899 में आपका जो है नासिक महाराष्ट्र में, कहाँ पर? नासिक महाराष्ट्र में मित्र मेला जो है, इस मित्र मेला का जो है इनके द्वारा गठन किया गया, और इसे ही फिर अभिनव भारत बनाया गया। क्या कहा गया? अभिनव भारत बना। यही क्या बना बाद में? अभिनव भारत बना। तो क्या आंसर सही होगा? फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। महाराष्ट्र में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को क्या कहा जाता था? तो इसको क्या कहा जाता था? मित्र मेला, है ना, मित्र मेला कहा जाता था। अभी अभी आपने देखा है क्या कहा जाता था? मित्र मेला। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, मिलान आपको यहाँ पर करना है। ठीक, अब यहाँ पर मिलान के लिए थोड़ा सा आपको जो है ये मिलान में आपको गड़बड़ सा दिख रहा होगा। अभी मैं इसको आपको मैच करवा देती तो आप समझ जाएंगे। ठीक, पहले ही मैं इसको कट कर देती हूँ यहाँ से। ठीक है, ठीक, अभी आपको इतना देखना है। इंडियन नेशनल आर्मी के सामने आपका लिखा हुआ है लाला हरदयाल। क्या लिखा है? लाला हरदयाल लिखा हुआ है। ठीक है, गदर पार्टी के सामने आपका सुभाष चंद्र बोस लिखा है। क्या लिखा है? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। ठीक, और मित्र मेला के सामने लिखा है वीडी सावरकर। और लास्ट में होम रूल लीग था ना, तो होम रूल लीग का आप कर लीजिएगा यहाँ पर, और एनी बेसेंट यहाँ पर लिखा था। क्या? एनी बेसेंट लिखा था। अब आप इसको मैच कर लीजिए, कौन सा आपका सुमेलित होगा, किससे सुमेलित होगा। तो इंडियन नेशनल आर्मी किससे सुमेलित होगी आपकी? इंडियन नेशनल आर्मी बताइए, आपका आसान हो गया। इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस से सुमेलित होगी। गदर पार्टी लाला हरदयाल से सुमेलित होगी। मित्र मेला किससे होगा? वीडी सावरकर से होगा।
किससे? बी.डी. सावरकर से। तो सीधा सीधा है यहाँ तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, मैंने ही टेढ़ा कर दिया, चलिए कोई नहीं। तो यहाँ पर बी.डी. सावरकर से होगा। होम रूल लीग आपका किससे होगा? एनी बेसेंट से होगा। तो हो गया ना, ये आपको इस तरीके से करना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। स्वतंत्रता सेनानी आपके जो थे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनको आपकी जो है फांसी की सज़ा दी गई थी, आप सभी को पता है। तो इनको फांसी की सज़ा कब दी गई थी? और ये बहुत ही दुखद दुर्घटना है, मुझे ऐसा लगता है सबसे दुखद चीज़ अगर होगी तो वो यही है। आपको पता होगा HSRA के बारे में। किसके बारे में? HSRA के बारे में मैंने बताया है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। क्या? रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक। HSRA जो हैं इनके 2 सदस्य थे, ध्यान से सुनिएगा। HSRA के आपके 2 सदस्य थे। ये 2 सदस्य आपके कौन थे? एक थे हमारे भगत सिंह जी और दूसरे कौन थे हमारे? दूसरे थे बटुकेश्वर दत्त। कौन थे? बटुकेश्वर दत्त। ये जो 2 व्यक्ति थे, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह, इनके द्वारा 8 अप्रैल, कब? 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के आरोप में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। कहाँ पर? इन्होंने केंद्रीय असेंबली में बम फेंक दिया था। आप सोच सकते हैं इतने बड़े बड़े काम ये लोग करते थे, केंद्रीय असेंबली में ही इन्होंने बम फेंक दिया था। फिर इनको गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में फिर 18 क्रांतिकारियों के ऊपर जो है लाहौर षड्यंत्र के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। किसके अंतर्गत? लाहौर षड्यंत्र के अंतर्गत। लाहौर षड्यंत्र के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। और आपके भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च को, कब? 23 मार्च 1931 को जो है इन तीनों को फांसी की सज़ा दे दी गई थी, ठीक है। किसके अंतर्गत? लाहौर षड्यंत्र के अंतर्गत। तो कब? 1931 में। याद रखेंगे आप लोग कि नहीं? मूव करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, देखिए क्वेश्चन को। 18 अप्रैल 1930 को हुई चिटगांव, ये चिटगांव लिखा हुआ है, ठीक है, चिटगांव शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व डैश ने किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने डंपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था। तो किसने नेतृत्व किया था इसका? चिटगांव कहें या चटगांव कहें, ये जो आपका विद्रोह था या छापे की घटना जिसे कहा जाता है, इसको कई नाम दिए जाते हैं। एक तो देखिए चटगांव बोला जाता है, एक किसी को चिटगांव बोला जाता है, ठीक है, चिटगांव। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पहले तो चिटग्राम कहें चिटगांव कहें, या इसे छापे की घटना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छापे की घटना। ये इतने नाम दिए जाते हैं। ये जो आपकी हुई अप्रैल आपकी जो है 1930 में हुई थी। कब? अप्रैल 1930 में हुई। इसमें सूर्यसेन जो है इन्होंने इस छापे का नेतृत्व किया था। किसने? सूर्यसेन ने। ये जो छापा है इसका नेतृत्व सूर्यसेन ने किया था। किसने किया था? सूर्यसेन ने किया था। जो ये सूर्यसेन थे इनको मास्टर दा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको प्यार से मास्टर दा कहते हैं, ठीक है, मास्टर दा के नाम से फेमस है, इनके नेतृत्व में हुई थी। चिटगांव आपका वर्तमान में कहाँ पर है? तो ये वर्तमान में तो बांग्लादेश में है, याद रखिएगा आप लोग। बांग्लादेश अगर पूछा जाए तो एटलीस्ट पता रहे कि बांग्लादेश में है। इसमें पुलिस और सहायक बलों के शस्त्रागार को लूटने का प्रयास किया गया था और घटना को अंजाम देने के लिए क्रांतिकारियों का एक समूह बनाया गया था। इस समूह में आपकी कौन कौन थे? ये जो समूह था, इस समूह में जो थे आपके गणेश घोष थे, और कौन थे? अंबिका चक्रवर्ती थे, अंबिका चक्रवर्ती। और कौन थे आपके? लौकीनाथ थे। कौन थे? लौकीनाथ, इनका नाम ही है ये लौकीनाथ, ठीक है। और कौन थे? अनंत सिंह। ये जो थे ये सभी शामिल थे। ये आपका पूर्व निर्धारित योजना के तहत 18 अप्रैल 1930 को गणेश जो आपके घोष हैं, इनकी अगुवाई में 6 क्रांतिकारियों ने एक समूह में डंपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर दिया था। तो गणेश घोष यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे आप लोग। मूव करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से ये है कि खुदीराम बोस को ब्रिटिश आपका जो है न्यायाधीश मजिस्ट्रेट डैश की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी। तो बताइए उनका नाम क्या था? तो उनका जो नाम था जिनकी इन्होंने हत्या की थी, तो वो आप सभी को याद होगा, क्या नाम था? किंग्सफोर्ड। कौन था? किंग्सफोर्ड था। तो 30 अप्रैल की बात है, कब की? 30 अप्रैल 1908 को 30 अप्रैल 1908 को
की हत्या का प्रयास किया गया, किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया। लेकिन उल्टा हो गया था इसमें, किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया, ये तो बच गया, लेकिन इस घटना में जो राष्ट्रीय आंदोलन हमारा चल रहा था इसके प्रति जो है थोड़ा सा अच्छा रवैया दिखाने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी और उनकी पुत्री मारे गए थे। किसकी? मिस्टर कैनेडी की पत्नी, मिस्टर कैनेडी की पत्नी और कौन? पुत्री। इनके चक्कर में किंग्सफोर्ड तो मरे नहीं, ये दो आपके लोग जो जिनका हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में थोड़ा सा रुझाव था, थोड़ा सा हमारे प्रति अच्छा था भाव, तो इनकी जो है पत्नी मर गई थी और कैनेडी की पत्नी और उनकी पुत्री मर गई थी। ठीक, तो प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली थी और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई थी। तो प्रफुल्ल चाकी जो थे, इसमें प्रफुल्ल चाकी, ये दो आपके जो हैं लोग इसमें इस घटना को अंजाम दिए थे। इसमें जो प्रफुल्ल चाकी हैं, इन्होंने तो पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली, ठीक है, आत्महत्या कर ली थी। और आपके जो खुदीराम बोस हैं, कौन? खुदीराम बोस को जो है फांसी दे दी गई थी। ठीक, तो इनको फांसी दे दी गई थी, याद रखिएगा। आप लोग याद रखेंगे कि नहीं? महत्वपूर्ण घटना है ये वाली। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि आपसे काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष में हुआ था? तो काकोरी षड्यंत्र आपका जो है, जिसे काकोरी एक्शन डे भी कहते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है, इन्होंने 9 अगस्त, कब? 9 अगस्त 1925 को ये जो है घटना घटित हुई थी। और इसके तहत लखनऊ के निकट काकोरी में 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर इस ट्रेन को जो है, ये सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर थी। इस ट्रेन को सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी। कहाँ से? सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी। ये सहारनपुर से कहाँ जा रही थी? लखनऊ जा रही थी ये ट्रेन। तो इस ट्रेन को जो है इन्होंने, इस ट्रेन में ये क्रांतिकारियों द्वारा इस ट्रेन को लूट लिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक अल्लाह खां, रोशन लाल और राजेंद्र लोहड़ी जो थे, इनको जो है फांसी की सज़ा हो गई थी। बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कई बार कि किन किन को इस काकोरी कांड के चलते फांसी दी गई थी। तो याद रखिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल। आपको हालांकि पढ़ाया सब कुछ गया है, बट फिर भी मैं एक तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि आपको याद आए। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक अल्लाह खां, कौन? अशफाक अल्लाह खां और कौन? रोशन लाल और एक व्यक्ति और थे, राजेंद्र लाहिड़ी। कौन थे? राजेंद्र लाहिड़ी। इनको जो है, इन व्यक्तियों को जो है फांसी दे दी गई थी। ठीक, तो कब हुई थी आपकी काकोरी कांड? ये आपकी 1925 में हुई थी। कब? 1925। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन ये है, इनमें से कौन क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो अभी अभी आपने देखा है कौन था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, गदर आंदोलन के नेता कौन थे? बताइए, गदर आंदोलन के नेता कौन थे? तो जो गदर आंदोलन था, इसके नेता आप लोगों को याद होगा, हरदयाल थे। कौन थे? हरदयाल थे। ठीक है, गदर आंदोलन के नेता कौन थे? हरदयाल थे। गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की गई थी। कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। लाला हरदयाल इसके जो हैं हेड थे, और अध्यक्ष जो थे, आपके संस्थापक जो थे, सोहन सिंह भाकना थे। ठीक है, संस्थापक आपके लिए महत्वपूर्ण है, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि गदर जो आंदोलन था, गदर पार्टी जो थी, इसके जो है संस्थापक कौन है? तो गदर पार्टी के संस्थापक आपके सोहन सिंह भाकना थे। कौन थे? सोहन सिंह भाकना। और अगर ये ऑप्शन में नहीं रहते तब हम जो है लाला हरदयाल को प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन स्थापना तो सोहन सिंह भाकना ने की थी। किसकी? गदर पार्टी की बात की जा रही है। ये गदर पार्टी की स्थापना सोहन सिंह भाकना ने की थी। ठीक, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि आपसे कुछ इस तरीके से है। एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन ये है, गदर क्रांति आरंभ होने पर सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो गदर क्रांति आरंभ होने का प्रमुख कारण था प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना। किसका? प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना। गदर पार्टी की भावी राजनीति की 3 घटनाओं ने बहुत प्रभावित किया। एक तो लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, और दूसरा कामाटा गामारू की
प्रकरण और प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना, ठीक है। और इसमें जो मेन कारण था वो आपका क्या था, प्रथम विश्व युद्ध माना गया, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपसे कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन है आपसे कि इनमें से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश पुलिस से घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी। तो आप लोगों को मैंने बताया है आपके HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के एकमात्र सदस्य जो थे आपके आज़ाद साहब। कौन थे, आज़ाद साहब थे। ये जो है आपके काकोरी जो षड्यंत्र था इस केस में पुलिस को चकमा दे रहे थे, भाग रहे थे ये, किसमें, काकोरी षड्यंत्र के चलते। कई बार पूछा जाता है किस षड्यंत्र के चलते ये भाग रहे थे, पुलिस से छुपकर भागने के लिए। तो ये देखिए इतने तेज थे हमारे आज़ाद साहब कि ये पुलिस को भी चकमा दे देते थे और भाग जाते थे कहीं से भी, पुलिस पकड़ ही नहीं पाई इनको, पुलिस इनको कभी नहीं पकड़ पाई, ठीक। तो काकोरी षड्यंत्र के चलते जो है ये पुलिस को चकमा दे रहे थे, क्योंकि काकोरी षड्यंत्र में इनका हाथ था। फिर इसके बाद ये हुआ कि आपके 27 फरवरी, कब, 27 फरवरी 1931 की बात है, कब की, 1931 की, इलाहाबाद वर्तमान में प्रयागराज में अल्फ्रेड पार्क जो है इसमें पुलिस द्वारा घिर जाने पर इन्होंने खुद को गोली मार ली थी, ठीक। और आज भी ये पार्क है और आप लोग कभी विजिट करिएगा तो इस पार्क में जो है एक म्यूज़ियम है, तो म्यूज़ियम में जो है इन्होंने जिस बंदूक से अपने आप को गोली मारी थी वो बंदूक आज भी मौजूद है, ठीक। तो इन्होंने खुद को गोली मार ली थी, तो इलाहाबाद में इन्होंने खुद को गोली मारी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, 1 मिनट आप दीजिए, अभी आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं था। तो कौन नहीं था क्रांतिकारी आंदोलन में नेता, तो गोपाल कृष्ण गोखले भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष करने वाले भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नरमपंथी नेता थे और एक समाज सुधारक थे। कौन थे, ये एक नरमपंथी थे आपके, नरमपंथी, ठीक है। और क्या थे, एक आपके एक समाज सुधारक थे, समाज सुधारक, ठीक है। जबकि चंद्रशेखर आज़ाद, शूरसेन, भगत सिंह ये सभी हमारे क्रांतिकारी नेता थे, ठीक है। लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला आप क्वेश्चन देख लीजिए, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है भगत सिंह ने दिया था, किसने, भगत सिंह ने जी दिया था, ठीक है। ये HSRA के सदस्य थे, किसके, HSRA के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। भगत सिंह और बटू किशोर दत्ता ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था, किसने, भगत सिंह ने और बट्टू किशोर दत्ता ने। अभी अभी आपको बताया है मैंने, इन्होंने जो है बम फेंका था किस पर, केंद्रीय असेंबली पर। लाहौर षड्यंत्र जो हुआ था इसके चलते इनको जो है फांसी दे दी गई थी, याद रखिएगा। इंकलाब जिंदाबाद जो है इसकी रचना तो हजरत मोहिनी ने की थी, लेकिन ये नारा किसने दिया था, भगत सिंह ने। रचना अगर आपसे पूछा जाए कभी इंकलाब जिंदाबाद की रचना किसने की थी, तो हजरत मोहिनी ने की थी, किसने, हजरत मोहिनी ने, हजरत मोहिनी, ठीक। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपसे कुछ इस तरीके से है, भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे। तो भारत के भीतर भी और भारत के बाहर भी, भारत के भीतर मतलब इंडिया में, भारत के बाहर यानी कि इंडिया के बाहर जो क्रांतिकारी हैं इनकी सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय समाज सुधारक हमारे जो थे वो राजकुमार राजा महेंद्र प्रताप थे। कौन थे, महेंद्र प्रताप थे। इनका जन्म यूपी में हुआ था, कहाँ पर, यूपी में हुआ था, ठीक। अगला क्वेश्चन देख, आइए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर आपको मिलान करना है। अभी मिलान आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि वर्ड पर थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है, तो इसको मैं सही कर देती हूँ, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसको आप कट कर लीजिए यहाँ से, इसको आप यहाँ से कट कर लीजिए, ठीक। अब आपका यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एक बार। रामप्रसाद बिस्मिल के सामने लिखा हुआ है लाहौर षड्यंत्र मामला, ठीक। अब सूर्यसेन के सामने क्या लिखा है, काकोरी षड्यंत्र मामला लिखा है, क्या, काकोरी षड्यंत्र मामला। अरविंद घोष के सामने लिखा है चटगांव शस्त्रागार आपका छापा। और भगत सिंह के सामने लिखा है अलीपुर बम कांड, क्या लिखा है, अलीपुर बम कांड। अब आप यहाँ पर देखिए आसानी से मैच कर लेंगे, अलीपुर बम मामला या कांड का है, जो भी कहें। अब यहाँ पर आप मैच करिए। रामप्रसाद बिस्मिल किस में शामिल थे, तो ये आपके काकोरी षड्यंत्र में शामिल थे, किसमें, काकोरी में। सूर्यसेन किस में शामिल थे, तो आप सभी को पता है चटगांव से संबंधित थे ये। अरविंद घोष का संबंध किससे था, अलीपुर बम से था। भगत सिंह का लाहौर षड्यंत्र से था, है ना। तो ये मैच हो गया आपका,
ठीक, इस तरीके से आपको करना होता है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन आता है और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था और यहाँ पर आज हमारा हिस्ट्री का मैराथन क्लास ख़त्म होता है। आपसे क्वेश्चन है, अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी ने जेल में 64 डेज़ का उपवास किया और फिर उनकी मृत्यु हो गई। तो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया था कि अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि ये चाहते थे कि हमें एक राजनीतिक बंदी के रूप में जो है हमसे व्यवहार किया जाए, हमें क्रांतिकारी की तरह ट्रीट किया जाए। तो हमारे जतिन दास जी ने आपकी 64 डेज़ की उपवास रखा और इनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? जतिन दास की। किसकी? जतिन दास की। आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। सो ये रहा आपका पूरा का पूरा मैराथन क्लास। मैं आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा, सारे क्वेश्चंस आपसे अच्छे से बने होंगे। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए। थैंक यू।